आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जीके जीएस का 18वां पार्ट है। इससे पहले हम ऑलरेडी 17 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहली बार जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम है वो अप्रैल 1977 में शुरू हुआ था। लेकिन इसमें जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम है इसमें 14 नवंबर 2004 को कुछ संशोधन किए गए थे। तो इसलिए इस कार्यक्रम को पुनः 14 नवंबर 2004 को भारत सरकार द्वारा संशोधित करके शुरू किया गया था। और जो यह योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। और कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पूरक रोजगार का निर्माण कर लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अप्रैल 1977 में। लेकिन अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में तो कहीं भी डेट 1977 नहीं है। अगर आपको ऐसे आए कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था और उसमें 1977 डेट ना हो, तो उसका आंसर क्या होगा? 2004 होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना ये अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना ही याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? ये कई बार एग्जाम में, रेलवे में भी ये अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? जो हमारे द्वारा जो सुनी जाने वाली कोई भी ध्वनि मस्तिष्क में 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा 0.1 सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस से। अगर हम फ्रांस में भी बात करें, फ्रांस में भी ये कहाँ से ली गई है? अगर जैसे आपको ऑप्शन में फ्रांस ना मिले तो वहाँ अगर क्रांति के नाम दे तो वहाँ जैसे ऑप्शन मिलेगा रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी क्रांति, तो आपको फिर आंसर क्या लगाना है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, क्योंकि वहाँ आपको फिर फ्रांस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणाएँ हैं ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से ली है। अगर फ्रांसीसी क्रांति की मैं डेट की बात करूं 1789 से 1799, ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी लेकिन 1799 में समाप्त हुई थी। अब देखिए, अब ये बात तो रही भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा की। लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान में प्रस्तावना की, अगर भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचार की बात करूं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर मैं वहीं बात करूं प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, विचार अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई तो भी आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहाँ से ली है ये पंचवर्षीय योजना? ये रूस से ली है। अब देखिए, जो पंचवर्षीय योजना है ये कहाँ से ली है? हमने ये रूस से ली है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूस है उसमें पहली पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? ये अनेक बार पूछा गया है कि जो हमने तो क्योंकि रूस से लिए पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? ये की थी 1928 में जोसेफ स्टालिन ने की थी। रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? ये की थी वर्ष 1928 में जोसेफ स्टालिन ने। और इसकी डेट की बात करूं 1928 से 1932 के बीच 5 साल तक ये योजना रही थी रूस में। अगर मैं बात करूं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1951 में। कब? 1951 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, रूस से ली गई हैं। अगर मैं रूस में भी बात करूं कि रूस में पहली पंचवर्षीय योजना किसने, तो जोसेफ स्टालिन ने की थी वर्ष 1928 में। ये एसएससी जीडी में पूछा गया था कि रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी, तो जोसेफ स्टालिन इसका आंसर था और उसने की थी वर्ष 1928 में। अब देखिए मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अनेक बार आ चुका है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श रूप, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श रूप कहाँ से लिया गया है, तो ये भी रूस से लिया गया है। और जो कि न्याय का आदर्श है ना, इसके अंतर्गत कहाँ से, इसके अंतर्गत क्या आता है, जो न्याय के अंतर्गत आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आता है। तो इसे भी याद रखना कि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। और जो ये न्याय का आदर्श है ना, तो इस न्याय के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय आते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अभी मैंने प्रस्तावना के बारे में इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब इसमें क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, इसे ध्यान रखना, पहली भारतीय महिला पूछा है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला नहीं पूछा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अब देखिए अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो उसका आंसर आता एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट है, उनने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। और ये कहाँ की हैं, ये मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली हैं। तो इसे याद रखना। अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट हैं। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। अब मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो वो हैं सरोजिनी नायडू। और इनको किस अधिवेशन में चुना गया था, कानपुर अधिवेशन में। और इसकी डेट भी याद रखना 1925। ये पूछे जाते हैं कि एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसे भी याद रखना। और सरोजिनी नायडू ने 1925 में की थी कानपुर अधिवेशन की और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद को संभालने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थीं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। लेकिन मैं बताऊंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको ये तो भी पता होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं देखता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी देखिए, क्योंकि ये भी अनेक बार पूछा जाता है। अब मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और इस महाविद्यालय का नाम पूछा जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और 72 प्रतिनिधियों ने की उपस्थिति में हुई थी, मतलब 72 लोगों की उपस्थिति में हुई थी। और किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। किसने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। इनकी इमेज ये है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके कार्यकाल में हुई थी। ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल देख लीजिए आप, इनका कार्यकाल है 1884 से 1888 तक और इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो इसे भी याद रखना किसके कार्यकाल में हुई थी। अब देखिए, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे कौन, रोमेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। और इसे याद रखना कितने लोगों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में। और कहाँ हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, और
एक चीज़ और जानिए इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी। इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और ये जो एक कांग्रेस शब्द है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था 1906 में। जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, ये 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी जिसे नरमपंथी भी कहते हैं और उग्रवादी जिसे गर्मपंथी भी कहते हैं के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। किसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था? उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और जबकि उदारवादी दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो अंत में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर और ये क्या हो गया था, विवाद समाप्त हो गया था। और जो कलकत्ता का ये कांग्रेस अधिवेशन था इसमें उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। तो इसे भी याद रखना। और राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक प्रिंटिंग का नाम क्या था? इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जोसेफ नोएल पैटन ने। किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटन ने बनाई थी। जो ये इन मेमोरियम, ये जो कलाकृति यूरोपीय चित्रकार थे कौन? जोसेफ नोएल पैटन की एक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है और यह कलाकृति 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश लेडीज इन इंडिया की ईसाई वीरता को प्रदान की गई थी। अब ये 1857 के विद्रोह की बात है, उस दौरान की ये क्या एक पेंटिंग है। तो मैं 1857 के विद्रोह के बारे में 3-4 पॉइंट बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब ये पहले तो ये पूछा जाता है जो 1857 का विद्रोह वो किसके कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसे याद रखना कि 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। अब ये भी याद रखना 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो ये कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये भी अनेक बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगर मुगल सम्राट कौन थे जब 1857 का विद्रोह हुआ तो वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो 1857 का विद्रोह है ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। और कहाँ समाप्त हुआ था? ये समाप्त हुआ था 20 जून 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा ग्वालियर से समाप्त हुआ था। अगर मैं बात करूं जो 1857 का विद्रोह ये मेरठ से शुरू हुआ था लेकिन समाप्त कहां से हुआ था? ग्वालियर से, यानी ग्वालियर एमपी से समाप्त हुआ था। तो ये 3 पॉइंट पूछे जाते हैं लॉर्ड कैनिंग वाला, बहादुर शाह जफर द्वारा, और शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को और समाप्त 20 जून 1858 को ग्वालियर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सशस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला सशस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सशस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला सशस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1959 में। अब देखिए, ये एक चीज़ समझिए, जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार अब इस भारतीय सशस्त्र अधिनियम में क्या था? इसमें जो भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। और पर यह अधिनियम जो था अंग्रेजों पर लागू नहीं था, सिर्फ किस पर लागू था? भारतीयों पर लागू था। लेकिन 1878 के भारतीय सशस्त्र अधिनियम के बाद में इस जो ये
1878 का भारतीय सशस्त्र अधिनियम था, इसे बदल दिया गया 1959 के सशस्त्र अधिनियम द्वारा बदल दिया गया, जिसे प्रावधान वर्तमान में पूरे भारत में लागू हैं। और जो ये अधिनियम था, सशस्त्र अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में आर्म्स एक्ट कहते हैं, इसमें दायरे में हथियारों और गोला बारूद की खरीद, निर्माण, कब्जा, आयात, निर्यात, बिक्री और परिवहन को नियंत्रित और विनियमित करना शामिल था। आइए, एक ये अलग है, ये वाला इसका लॉर्ड लिटन का अधिनियम अलग है, ये भी 1878 में लाया गया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? ये भी 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। अगर मैं इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करूं, ये किसने समाप्त किया था? ये लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया, तो इसे भी याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज, CACP। अब पूछा जाता है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1965 को हुई थी। और जो ये CACP है, इसको शुरू में कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1985 में इस कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। और ये भी पूछा जाता है जो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन क्या होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अब देखिए, जो भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर, CACP के आधार पर कृषि और सहकारिता और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार बुवाई के मौसम से पहले 23 फसलों के लिए MSP घोषित करते हैं। और इन जो ये 23 फसलें, इनमें से 22 फसलों के लिए तो MSP जारी की जाती है, लेकिन गन्ने के लिए FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP की सिफारिश की जाती है? तो इसका आंसर होगा गन्ना। अब देखिए, जो MSP है, ये पहली बार कब पेश की गई थी? तो ये 1966-67 में पहली बार पेश की गई थी। और भारत में सबसे पहले मतलब 1966-67 में गेहूं के लिए MSP की घोषणा की गई थी। और पहली बार गेहूं का MSP कितना था? 54 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया था। कब? 1966-67 की बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1989 में। अब जानते हैं जो सांची स्तूप है, इसको 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और ये जो इस स्तूप को किसने बनाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने सांची का मुख्य स्तूप बनवाया था। और ये सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये बेतवा नदी के किनारे पर बना सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये भोपाल से 46 किलोमीटर और बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये यूनेस्को की बात है, तो मैं यूनेस्को के बारे में और फैक्ट जानते हैं। अब जैसे यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और यूनेस्को के सदस्य देश कितने? 195 सदस्य देश हैं। अब अभी फिलहाल हमारे कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत में 42 हैं। अभी जो कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर हैं, उनको शामिल किया गया था, वो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था। इससे पहले जो शांति निकेतन है, उसको भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो आपको इन्हें भी याद रखना है। तो ये थे आज के हमारा GK GS का 18वां पार्ट। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।